नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का जीएस बूस्टर में, आपका अपना चैनल जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के मार्ग पर अग्रसर करे। साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश गवर्नर एवं जनरल के बारे में, जो कि हम कल से ही उस सीरीज़ को पढ़ा रहे हैं। हमने गवर्नर जनरल की सीरीज़ कल से चालू कर दी है और ये हमारा टॉपिक है आज का, ब्रिटिश गवर्नर जनरल पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 बात की थी, रॉबर्ट क्लाइव तक और वेरलेस्ट कार्टियर तक। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में वारेन हेस्टिंग के बारे में। हमने भारत का संवैधानिक विकास नामक वीडियो बनाया है, आप पॉलिटी के सेक्शन में, वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग कार्यकाल में कौन कौन से काम हुए। लेकिन इतिहास के सेक्टर में भी हम आज वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो कृपया वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ शेयर करके इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और याद रखें, ये पीला लोगो जीएस बूस्टर जो आपका ब्रेन बूस्टर है। ओके साथियों, तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आइए बात करते हैं वारेन हेस्टिंग कार्यकाल के बारे में। वारेन हेस्टिंग जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर, इस फैक्ट को तुरंत नोट कर लीजिए आप कि चूँकि जब 1765 के बाद जब क्लाइव का कार्यकाल बढ़ा और मतलब क्या कहते हैं कि जब दीवानी और राजस्व के अधिकार प्राप्त हो गए इन लोगों को, अंग्रेज़ कंपनी को, तो कंपनी में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया। और उसी भ्रष्टाचार को और कंपनी के में जो दोष व्याप्त थे, जो तमाम कमियां थी, उसको दूर करने के लिए एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया गया। एक सीक्रेट कमेटी, आप हमारे पॉलिटी वाले सेक्शन में जाएंगे, जब हमारी प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ संविधान और राज्य व्यवस्था के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप जाएंगे तो आपको डिटेल मिलेगा। उसमें आपका जो टॉपिक है उसमें लिखा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, तो वहाँ पे आप जानेंगे कि सीक्रेट कमेटी के सिफारिश पर आपका क्या बना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, चलिए तो देखते हैं। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ओके, और इसने क्या किया कि चूँकि द्वैध शासन में काफ़ी कमियां थी, तो इसने क्या किया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। ओके, चलिए, ये तीनों तो कॉमन बात हो गई। द्वैध शासन मैंने आपको बताया है कि द्वैध शासन है क्या, यानी आपका एक तरफ राजस्व और एक तरफ प्रशासन। प्रशासन को निजामत भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है निजामत। ओके, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा कि राजस्व का अधिकार कंपनी के पास था और प्रशासन या निजामत का अधिकार किसके पास था, नवाब के पास, बंगाल के नवाब के पास। और आपको ये भी पता होगा, हम रिवाइज कर दे रहे हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाते ही या उसके तहत ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा को भी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था और साथ ही साथ बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। ओके, चलिए, वो सब मैंने आपको कि वो सब मैंने पॉलिटी के सेक्शन में वीडियो बनाया है, संविधान और राज्य व्यवस्था के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1772 में राजस्व बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, क्या किया गया, राजस्व बोर्ड का गठन किया गया, यानी जो कोष था, उसका जो फंड था, उस कोष को मुर्शिदाबाद से कोलकाता लाया गया। अब देखिए, इसको भी क्लियर कर दे। बंगाल में जो रजा खान थे और बिहार में जो सिताब राय थे, इन दोनों को हटा दिया गया क्योंकि काफ़ी गबन होता था और कंपनी में कर्मचारी भी काफ़ी गबन करते थे। तो उन सब भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक राजस्व बोर्ड का गठन किया गया और जो कोष था उसको मुर्शिदाबाद से कोलकाता लाया गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वारेन हेस्टिंग के और भी कार्य। 1772 में इसने एक भूमि सुधार हेतु 5 वर्षीय और 1770 में 1 वर्षीय बंदोबस्त का गठन किया गया। ये क्या था, जो 5 वर्षीय बंदोबस्त किया गया उसमें क्या किया गया कि किसानों को ठेके पर ज़मीन दी जाने लगी। अब उसमें क्या हुआ, जो भी ऊंची बोली लगाता उसको ज़मीन दी जाती और ये 5 वर्षीय व्यवस्था लागू की गई। ये 5 वर्ष के लिए किसानों को ठेके पर ज़मीन दी जाने लगी, लेकिन ये व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई। बाद में इस व्यवस्था को 1 वर्ष किया गया, लेकिन ये व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई। क्यों?
क्योंकि एक वर्ष अगर कोई किसान खेत में मेहनत करता था तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि यह खेत या यह ज़मीन उसको वापस अगले साल या नेक्स्ट ईयर उसको फिर से मिलेगी। इसलिए कोई भी किसान वापस उसको पाता, इसलिए किसान जो है ज़मीन में उतनी मेहनत नहीं करता था। ठीक है, तो यह व्यवस्था भी काफ़ी ध्वस्त हो गई। आगे देखते हैं, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता मैं आपको बता चुका हूँ कि 73 के। एक वहाँ मैंने और बात बताई है आपको पॉलिटी वाले वीडियो में कि एक चार्टर आया था, चार्टर ऑफ जस्टिस। चार्टर ऑफ जस्टिस के तहत ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। ओके, तो भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कौन था? वारेन हेस्टिंग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बनारस की संधि की कब की? 1773 में। और फिर क्या संधि की? फैजाबाद संधि की। कब की? 1775 में। अब ये 73 संधि क्यों की? बनारस संधि इसलिए की कि जो अवध के नवाब थे उनको आश्वासन दिया गया कि आप रूहेला को जीतिए या रूहेला को हराइए, हम आपका साथ देंगे। तो कंपनी की पॉलिसी थी कि जब किसी राजा के लिए युद्ध करती थी तो पूरे सेना का जो खर्च था वो राजा को ही वहन करना पड़ता था। ठीक है, और उससे क्या था, कंपनी राजा के राज्य में ही या किले में ही अपनी सेना को रखती थी। ठीक, तो बनारस संधि हुई। और कब हुई? क्या हुई? फैजाबाद की संधि। फैजाबाद संधि क्यों हुई? अवध की जो बेगम थी उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए फैजाबाद की संधि की गई। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जब हम अवध कभी आगे बढ़ेंगे, जब आधुनिक भारत में आगे बढ़ेंगे हम तो वहाँ बताएंगे। ठीक है, तो याद रखिए 73 में आपका बनारस संधि और 75 में फैजाबाद की संधि। ओके, आइए देखते हैं आगे। एक बंगाली ब्राह्मण था नंद कुमार, जो कि नवाब भी था। बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर वारेन हेस्टिंग ने झूठा मुकदमा किया और उसे फांसी की सजा दिलवा दी गई। दोस्तों थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी हमको पता है कि आप डेली हमारे वीडियो को वेट करते हैं। चूँकि हमारे कुछ छात्र हैं जो कि हमसे ऑफलाइन कोचिंग में जुड़े हैं, वो कहते हैं कि सर हम रात में सोते वक्त आपका वीडियो ज़रूर देखते हैं। तो हमने आ चुकी हमारे थोड़ा सा कम हमको जुकाम है, लेकिन फिर भी हमने आज वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसने नंद कुमार पर झूठा मुकदमा लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि नंद कुमार ने जो एक मुन्नी बेगम थी उसके द्वारा या उसके तहत वारेन हेस्टिंग पर भ्रष्टाचार का मुकदमा लगाया था। लेकिन क्या हुआ कि वारेन हेस्टिंग ने उल्टे नंद कुमार को ही फर्जी दस्तावेज तैयार करने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया। और चूंकि एलिजा एम्पे और वारेन हेस्टिंग की साठगांठ थी, इसलिए नंद कुमार को फांसी दे दी गई। ओके, लेकिन जब वारेन हेस्टिंग ब्रिटेन गया तो वहाँ पर उसके भ्रष्टाचार के नाते उस पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाया गया। ओके, तो वारेन हेस्टिंग कार्यकाल था ये। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है कि हेस्टिंग पहला जनरल आया, कोर्ट मदरसा द्वैत भगाया, हेस्टिंग पहला जनरल आया, कोर्ट रेवेन्यू बोर्ड बनाया, पिट्स विरोधी महाभियोगी, ये देखिए वही महाभियोगी है, महाभियोगी खोल मदरसा द्वैत भगाया। इसने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, आइए देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था वो क्या था? 1786 1793। ओके, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको याद होगा, मैंने वहाँ भी बताया है 1793 के चार्टर में या 86 चार्टर में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसको गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रधान सेनापति की भी शक्ति दी गई थी। ओके, चलिए इसमें देखते हैं। कॉर्नवालिस ने 1789 में दास प्रथा पर रोक लगा दी। देखा जाए तो दास प्रथा पर अंतिम रूप से रोक जो लगाई थी वो एलन बरून लगाई थी। कब लगाई थी? 1843 में। ओके, एलन बरून लगाई थी 1843 में। लेकिन यहाँ पे दास प्रथा का मतलब दास व्यापार या दास प्रथा जो भी कह लीजिए, इसने रोक लगाई थी, मतलब एक आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से रोक नहीं लगा पाया था। दूसरी बात, भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता कैसे? पहले क्या था, प्रशासन और सुख शांति का जो काम था, मतलब जो शांति व्यवस्था थी, उसे जमींदारों के जिम्मे रखा जाता था। लेकिन कॉर्नवालिस ने जमींदारों को कहा कि नहीं, अब आप इसको नहीं देखेंगे, इसके लिए एक व्यावसायिक सेवा का मैं सृजन करूंगा। और उसी सेवा के सृजन के दौरान तहत
कार्नवालिस ने पुलिस सेवा को जन्म दिया। ओके, तो पुलिस सेवा का जो भारत में सृजनीकरण किया गया वो कौन था? लॉर्ड कार्नवालिस। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था दी। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था क्या है? मतलब जो ज़मीन ठेके पर दी जाती थी, अब उस ज़मीन का मालिक ज़मींदारों को माना गया और ज़मींदार ही किसानों को ज़मीन देते थे और उनसे जो कर था उस पर वो कुछ अपना शेयर या कमीशन जो भी होता था उसको ले करके बाकी शेयर कंपनी को देते थे कर के रूप में। ओके, तो जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था दी गई वो क्या थी? ज़मीनों का मालिक ज़मींदार को माना गया। ओके, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कौन था? कार्नवालिस। आइए, अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि कहाँ है? भारत में है। ध्यान दीजिएगा, एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में है। कहाँ पे है भारत में? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में। ठीक है, तो कार्नवालिस की व्यवस्था देख लीजिएगा। दास प्रथा पर रोक लगाई, भारत में पुलिस सेवा को जन्म दिया, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था दी, सिविल सेवा का जन्मदाता था और इसने क्या किया? गवर्नर जनरल के साथ साथ इसे प्रधान सेनापति की शक्ति भी दी गई थी। ओके, तो साथियों ये हमारा रहा गवर्नर जनरल पार्ट 2 और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि आगे ढेर सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, बीईओ, आरओआरओ, पीसीएस और आपके यूपीएसआई। ओके, तो चलिए ये संविधान के तहत आपके हर सेक्शन में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गवर्नर जनरल पार्ट 3 लेकर के और देखते हैं आगे कार्यकाल। ठीक है, और साथियों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों को बताइएगा ताकि इस वीडियो का फ़ायदा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हम ऐसे ही अब रोज़ 1 या 2 वीडियो अपलोड किया करें साथियों, ताकि आपको ज़्यादा वीडियो अपलोड करने से क्या होता है कि बोरियत महसूस होती है और आप पूरे वीडियो देख नहीं पाते, तो हमारी मेहनत भी जाया होती है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट।